अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस टाइम काफी अलर्ट है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ जुडिशियल रेफरेंस दायर कर दिया है और उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वो अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो जानबूझकर उनमें बदइंतजामी कर रहे हैं। और चूंकि पीडीएम से उन्होंने मुलाकात भी पिछले दिनों की थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, और पीडीएम की जानिब से कहा गया था कि फॉरेन फंडिंग का जो फैसला है वो जल्दी लाया जाए, तो इसलिए अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक रेफरेंस दायर किया गया है इनके खिलाफ। मुबश्शिर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इस चीज का अंजाम? तो ये वो जब कहते हैं गीदड़ की मौत आती है शहर की तरफ भागता है, तो ये पीटीआई का बुरा वक्त आ गया है कि वो फवाद चौधरी और बाबर अवान की बातें जो हैं लीगल एडवाइस वो मान रहे हैं और सुन रहे हैं। आपको बताता हूँ कि इलेक्शन कमीशन से किसी भी सियासी जमात वालों का मिलना जो है ना वो कोई गैर आइनी या क्रिमिनल बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि पिछले 3 साल में कम से कम 5 पीटीआई के वफाकी वज़रा जो हैं वो और 9 और लोग वो जाकर इलेक्शन कमीशन में मुलाकातें करते रहे हैं और कुछ ने तो धमकियां भी दी हुई हैं। और इनको ये नहीं पता कि जितनी मुलाकातें होती हैं ईसीपी के ऑफिस में वो सारी रिकॉर्डेड होती हैं, ऑडियो और वीडियोज़ उनकी दोनों मौजूद होती हैं। तो अब जब ये जाएंगे कोर्ट में और कोर्ट बुलाएगा ईसीपी को, तो सबसे पहले वो इनकी दिए हुई धमकियां और इनके दिए हुए जो बयानात हैं इलेक्शन कमीशन में, जो इनकी अपनी मुलाकातें हैं, उनका हाल अहवाल सामने रखेगा, पहली बात। दूसरी बात है कि पंजाब में 22 बाई इलेक्शन हैं, 20 ज़िमनी इलेक्शंस हुए थे और उनमें हर एक को उम्मीद थी कि 15-14 जो हैं वो पीएमएलएन जीतेगी, 1 या 2 तहरीक लब्बैक जीतेगी और 3 से 4 जो हैं वो मुश्किल से पीटीआई जीतेगी। और तमाम लोगों के तज्जियों के खिलाफ, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, पीटीआई जो है वो 15 सीट्स लेने में कामयाब हो गई और थंपिंग मेजॉरिटी के साथ। और यहाँ तक कि जितने वोट्स पड़े नहीं थे उस हल्के में जनरल इलेक्शन में, वो बाई इलेक्शन में भी पड़ गए और उन्होंने ले लिए। तो उसके बाद उस दिन उन्होंने तारीफ़ कर दी इलेक्शन कमीशन की शाम को, और फिर उनको एहसास हुआ कि हमने तो अभी एक अपना मौक़िफ़ बनाना है, तो अगले दिन उसकी बुराइयाँ शुरू कर दी कि इलेक्शन में धांधली हुई तो ये हुआ तो वो हुआ। जनरल इलेक्शन से ज़्यादा वोट पड़ गए आपको, आप धांधली कैसे साबित कर रहे हैं? क्या आप प्रूफ करना चाहते हैं? आप लोगों को हिजान अंगेज़ी में आपने रखा हुआ है, कभी आप इधर हंगामा कभी उधर हंगामा। और पिछली बारी भी इन्होंने जब किया था, आपको मैं एक बात बताऊँ कि ये जो सीईसी हैं चीफ इलेक्शन कमीशन, इनको अपॉइंट तो इमरान खान ने किया था और इनको तो पीटीआई की गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था। इमरान खान अब कल मुकर गए। कल एक प्रोग्राम में कहते हैं कि जनाब वो तो मुझे बताया गया था, फिर बाद में मुझे पता चला कि ये तो नून लीग के घर का बंदा है। तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डिसीजंस एज अ प्राइम मिनिस्टर। अगर आप आंखें बंद करके साइन करते रहें तो आप मुल्क को कहीं से कहीं पहुंचा देंगे। अगर आप कोई चाय में दवाई डाल के पी रहे हैं और आप बहकी बहकी हरकतें करेंगे तो आप मुल्क को कहीं से कहीं पहुंचा देंगे। तो आई मीन ये कोई एक्सक्यूज़ है कि मुझे पता नहीं था और मैंने साइन कर दिया था? आपने अपॉइंट किया था। और इस तरह से अगर रेफरेंसेस के ऊपर लोग उड़ना शुरू हो जाए तो कल को सिंध असेंबली रेफरेंस कर देगी कि इमरान खान हमें अच्छे नहीं लगते, वो मुल्क से निकल जाए, तो निकल जाएगा इमरान खान। या वो कह दे सिंध असेंबली या बलूचिस्तान असेंबली कह दे कि जी इमरान खान को अरेस्ट कर लें, तो क्या अरेस्ट हो जाएगा? ऐसे थोड़ी होता है। आपकी ख्वाहिशात पे मुल्क और उसके इदारे जो होते हैं उनको ताइब नहीं किया जाता। और आप आज क्या हुआ है, पीटीआई के केपीके के एमएनए ने क्या कह के रिज़ाइन किया है? एमपीए ने उन्हें वहाँ कहा है कि खान साहब जो कहते हैं वो करते नहीं है और अपनी जुबान पूरी नहीं करते, तो इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। अच्छा सर, तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने ज़ाहिर आज एहतजाज कर रही है, जिसकी वजह से रेड जोन मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। ये हमारे मुल्क में जो जंगो जदल का माहौल है ये कब खत्म होगा? अब देखें ना, इस जंगो जदल का आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं कि रेड जोन में दाखिले की पाबंदी तहरीक इंसाफ ने लगाई थी और उन्होंने कानून बनाया था कि रेड जोन में कोई दाखिल नहीं होगा। ये उस वक्त था जब पहले मौलाना फजल रहमान का धरना था और उसके बाद टीएलपी जो थी वो फैज़ाबाद से आगे जाना चाह रही थी, तहरीक लब्बैक जो है। तो कानून इन्होंने खुद बनाया। अब उस कानून की जद में इनको ये याद नहीं रहा कि इन्होंने खुद भी आना है। कर लें एक दफ़ा ये शौक पूरा कर लें, वहाँ पे इनको जब डांग सोटा पड़ेगा तो राना सनाउल्लाह जिस चीज़ का नाम है ना, उसको जब खुला छोड़ देना तो वो बेरहम हो जाता है। तो राना सनाउल्लाह जब हर जगह उसकी शक्ल नज़र आएगी, पत्तों पे, दरख्तों पे, गमलों पे, तो फिर इनको पता चलेगा। और आप कानून को हाथ में लेने वाले के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, मुझे तो नहीं है।
सही। अच्छा सर, पहले सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस जो हैं उन्होंने चीफ जस्टिस को खत लिखा था और अब तीसरे जज ने भी खत लिख दिया है। दूसरे इदारों में तो मारधाड़ खींचातानी चल ही रही थी, लेकिन अदलिया में अब ये जो खींचातानी है इसका क्या अंजाम निकलेगा? देखिए, अदलिया के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। अदलिया के अंदर खींचातानी हो या ना हो, हमें जो है ना उस पर रिफ्रेन करना चाहिए। और यहाँ पे आप समझें कि लेट्स सी, अदलिया इज़ केपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजंस फॉर इटसेल्फ। तो मुझे और आपको ये ज़ेब नहीं देता कि हम उनके मामलात में कूदें और उनको कंट्रोवर्शियल करें। ऐसा ही। अच्छा सर, फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट से इतने खराब ताल्लुकात नहीं थे जितने नून लीग के थे, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि खान साहब ने तो एक महाज आराई जारी रखी हुई है। कल भी उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि हमने न्यूट्रल्स के कहने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया और हमसे ये बहुत बड़ी गलती हुई है। आखिर सच कौन बोल रहा है, ये फवाद चौधरी साहब या इमरान? मैं आपको ये बता देता हूँ कि फवाद चौधरी सच नहीं बोल सकता। बाकी आप जो आपने इसका फैसला करना, आपको कल भी मैंने कहा था कि फवाद चौधरी और शेख रशीद की बातों को सीरियस ना लिया करें। इन दोनों को मीडिया में रहने का शौक है, रोज़ एक नई शुरली छोड़ देते हैं। अगर आप उस पर सोचनी शुरू हो जाएंगी तो आपके बहुत कम उम्री में बाल सफ़ेद हो जाएंगे, तो आप ये मत करें। दूसरी बात यह है कि अगर आपके इतने अच्छे ताल्लुकात थे या इतने बुरे नहीं थे तो फिर आपके ऊपर ये हालात कैसे हैं, फिर आप उनको ब्लेम क्यों कर रहे हैं? हालत तो ये है कि कोर कमांडर शहीद हो गए, उनके साथ हमारे और बड़े ऑफिसर्स शहीद हो गए, बहुत बड़ा नेशनल लॉस था। तो आप देख लें पीटीआई ट्रोल्स को, देख लें कि आप उन्होंने किस किस्म की घटिया लख बातें जो हैं वो ट्विटर के ऊपर और फेसबुक के ऊपर शेयर की हुई थी, और उनको कंडेम नहीं किया, ना ये फवाद ने, ना शहबाज ने, ना इमरान खान ने, किसी ने कंडेम भी नहीं किया कि तुम गलत कर रहे हो। यानी इनकी अप्रूवल थी, उसमें इनकी टैसिट अप्रूवल थी। तो आपके ख्याल में इनके किसी से ताल्लुक अच्छा हो सकता है? जिसका ताल्लुक इनके साथ अच्छा होता है ये खुद खराब करके बैठ जाते हैं। इनको आर्ट आता ही है, नैक है इनमें। बिल्कुल। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मोहम्मद जुबैर साहब ये कहते हैं कि हमारे तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, और वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब बहुत जल्द पाकिस्तान आ सकते हैं। अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान की सियासत में क्या तब्दीलियां आ सकती हैं? मेरे से तो आप ये दुखी, आपने मेरा राग छेड़ी है। देखिए, मैं पीटीआई के खिलाफ बात कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं नवाज शरीफ का हामी हो गया हूँ। ये दो बातें ज़रा क्लियर समझ लें। नवाज शरीफ साहब कल आ सकते हैं, मैं कहता हूँ आ जाए, आके दिखाएं ज़रा। उनका भाई नहीं चाहता कि वो आए, मुझे तो लगता है उनका भाई नहीं चाहता कि ना वो आए ना इसहाक डार साहब आए, वरना उनकी हुकूमत है, स्पेशली फेडरल गवर्नमेंट है, नैब भी उनके अंडर है, वो कर सकते थे अरेंजमेंट उनको लाने के लिए। लेकिन लोग भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं उनको इस वक्त। देखिए, लोग इमरान खान के ख़िलाफ़ थे जब वो हुकूमत में थे, लेकिन लोग इनके हक़ में नहीं थे। और इमरान खान की जो मकबूलियत की एक बहुत बड़ी वजह है, वो वजह दूसरे लोगों से नफ़रत है, और वो ख़ास तौर पे एक वजह बन गई। लेकिन मियां नवाज शरीफ न कल आ सकते थे ना आज आ सकते हैं, आने वाले कल का मुझे पता नहीं, इतना आसान नहीं है उनके लिए। तो बेहतर है जुबैर साहब को कि वो भी अपना सोच समझ के बात करें। सर, परवेज इलाही साहब के हवाले से बात करना चाहूंगी। उनके हालात देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जो बुजदार सरकार है वो उनसे ज्यादा बाइख्तियार थी, क्योंकि आज परवेज इलाही साहब डेरा गाजी खान गए, वहां उनको मुतासरीन से मिलने ही नहीं दिया गया, और उसके बाद मुतासरीन के खिलाफ जो है वो पर्चा भी काट दिया गया, तकरीबन 300 बंदों को शरपसंद बनाकर। तो ये चल क्या रहा है? देखिए, असल में परवेज इलाही जो है वो एक दुम चल रहा है, क्योंकि पीटीआई उनसे कोऑपरेट नहीं कर रही। वो समझती है कि हमारा वज़ीर आला होना चाहिए था, हमने ज़बरदस्ती इसको बना दिया यहाँ पे। परवेज़ इलाही को अपने वज़ीर भी नहीं बनाने दे रहे काफ लीग के। वो कह रहे हैं कि वज़ीर अब सिर्फ पीटीआई के होंगे, काफ लीग का कोई वज़ीर नहीं होगा। वो 10 अरकान जिनको चौधरी शुजात निकाल रहे हैं या निकालना चाहते हैं, उनमें से भी किसी को वजारत नहीं मिल रही। तो परवेज़ इलाही जो है वो घर से भी गए, और वजारत आला में आते हुए भी उसका मज़ा वो सही तरह नहीं चख सक रहे। अभी तो आने वाले दिनों में उनको पता चलेगा, क्योंकि मैंने कहा कि पीटीआई का कमाल है कि ये अपने हर मौसम के साथ दगा करते हैं। अब परवेज़ इलाही ने इनके ऊपर एहसान किया तो तैयार है। सही। सर, एक आलमी मसले पर बात कर लेते हैं। अमेरिका की अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद अब तालिबान ने मुशावरत शुरू कर दी है कि किस तरह अमेरिका को जवाब देना है। क्या इससे अब आपको लग रहा है कि खित्ते में मजीद हालात खराब होने का कोई अंदेशा है? मैं आपको 1 महीने से कह रहा हूँ खित्ता छोड़ दें, पाकिस्तान में हालात खराब होने का अंदेशा है। तो मैं तो छोड़ दिया, मैं तो इतनी दूर आ गई। हाँ, तो मैंने इसलिए आपको कहा कि यहाँ पे हो सकता है। और देखें, वो जो एमन अल ज़वारी है, उसकी जो शहादत है या उसकी जो डेथ है, डिपेंड्स हाउ यू टेक इट। दोनों सूरतों में तालिबान जो है वो पाकिस्तान के ऊपर शक की निगाह से देख रहे हैं
क्योंकि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ट्रोल्स हैं उनकी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के लिए कोई बुरा ही सोचा। उन्होंने जो कह दिया कि ये ड्रोन हमला पाकिस्तान के अंदर से हुआ है, जबकि जितने को एक्सपर्ट हैं आपको पता है कि इनका वज़ीर आज़म तो कहता है कि मैं वज़ीर आज़म था लेकिन मुझे नहीं पता मेरे से क्या साइन करा लिया। तो वो तो देख के उसके सामने जो चीज़ रखी है उसको वो नहीं पता होती, तो इन लोगों को अनदेखी चीज़ों का पता चल जाता है। तो उस वजह से अब वो अमेरिका तो जा नहीं सकते तालिबान, ठीक है ना, उनका तो प्रॉब्लम है। लेकिन अगर वो किसी को अमेरिका का दोस्त समझते हैं या उसको समझना शुरू हो जाते हैं तो फिर उसके लिए मुश्किल है। तो पाकिस्तान को अब तैयार रहना चाहिए अफगानिस्तान के अंदर जो मसाइल हो रहे हैं, और ये रिटेलिएशन जो है इसका पाकिस्तान में ही आपको नजर आएगी। सही। अच्छा सर, डॉलर आज मजीद सस्ता हो गया, स्टॉक मार्केट में भी तेजी आई है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक्सचेंज कंपनीज और जो बैंक के फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन है उनकी निगरानी सख्त कर दी है। हमने पहले भी बात की थी इस बारे में कि कुछ निजी बैंक्स और एक्सचेंज कंपनीज की वजह से डॉलर बेलगाम हुआ है। हुकूमत को ये बात इतनी देर से क्यों समझ आई? इसलिए कि मिफ्ता इस्माइल साहब एक कारोबारी आदमी है, एक बिजनेसमैन है। अब बिजनेसमैन जो है ना वो अनपॉपुलर डिसीजंस नहीं ले सकता अपनी कम्युनिटी के हवाले से, तो उनके लिए मुश्किल था पहले। और यहाँ तक कि आपका प्रोग्राम देखा जनाब इसाक डार साहब ने, और मेरी उनसे बात भी हुई और उनको मैंने कहा कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं मियाँ साहब से बात करूँगा, और मेरा ख्याल है कि ये वहाँ से इंस्ट्रक्शन आई, उसके बाद ये हुआ। अभी तक हालत ये है कि स्टेट बैंक का गवर्नर तो बनाया नहीं, स्टेट बैंक ने रेगुलेट करना है ना बैंक्स को और मनी चेंजर्स को। तो अगर स्टेट बैंक का अपना गवर्नर ही नहीं, वो मादर पैदर आज़ाद फिर रहा है, तो फिर यही होगा। लेकिन अब बहरहाल उन्होंने सख्ती की, आपने जो इम्पोर्ट्स के ऊपर बैन है उस वजह से ये डॉलर में कमी आई है। और अगर अब ये खोलने देते हैं कंपनीज को तो फिर आपका डॉलर हाथ से बेकाबू हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ चाहे टोयोटा हो, चाहे होंडा हो, चाहे इंडस हो, इन कंपनियों को सारी उम्र के लिए बंद कर देना चाहिए, बैन होनी चाहिए। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जो किए थे पाकिस्तान में, इन्होंने किए थे 10 साल के अंदर कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये 20% ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं की इन्होंने 32 साल के बाद भी। तो इन लोगों को खिलाने के लिए हम डॉलर दें, बिल्कुल भी नहीं है। जो 100% पाकिस्तान में करते हैं ये असेंबल करते हैं, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, ठीक है ना। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। CKD इन्होंने अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, हमें नुकसान है। तो जब इंपोर्ट्स खुलेगी कुछ चीज़ों की, जैसे मेडिसिन है, उनके रॉ मटेरियल वगैरह, तो डॉलर थोड़ा सा ऊपर आएगा। लेकिन मेरी एक अपनी असेसमेंट है, और मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि मैं फाइनेंस का आदमी नहीं हूँ, लेकिन ये 200 रुपये तक आके डॉलर सेटल होगा, कहीं 198 पे, 200 पे, यहाँ पे आके सेटल होगा, मुझे ये लगता है। सही। अच्छा सर, चीन ने आज ताइवान की समुद्री हदूद में बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं और अमेरिकी जहाज ताइवान की हदूद में पहुंच रहे हैं। इस मामले को आप कैसे देखते? आपको मैं कितनी देर से कह रहा था कि ये होना है, हुआ ना। अब इस मामले का ये है कि ये पाकिस्तान के लिए गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी है, यानी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप समझें कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल ख़त्म हो सकते हैं अगर हम इसको सही इस्तेमाल कर लें। क्योंकि वहाँ पे अगर अमेरिकन वॉरशिप्स आते हैं और साउथ चाइना सी में वो ब्लॉकेट करते हैं तो चाइना का 85% ट्रेड जो है वो रुक जाता है। तो इसका मतलब है कि आपने BRI तो अभी तक कंप्लीट नहीं की है, सीक्वेक आपका कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन आप चाइना को अगर आज ये कहते हैं कि हमसे बहस ना करो, हमें अपना हेल्प करो, तो और चाइना आपको $50 बिलियन देता है BRI कंप्लीट करने के लिए, सारे काम पिछले गुनाह भूल कर कि हम 1 साल में आपको BRI कंप्लीट कर देते हैं, गवादर को ऑपरेशनल कर देते हैं, तो चाइना का सारा ट्रेड रूट जो है वो यहाँ पे शिफ्ट होना है। तो आपके जो मसाइल हैं वो ओवरनाइट खत्म हो सकते हैं अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को सही कैच कर लें तो। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुशर्रफ मान साहब आज के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें, अल्लाह।